डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का एक और हम जो है सवाल, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसके अंदर डिस्पोजल के साथ साथ हम जो है अलॉन्ग विद जो है एक्सचेंज ऑफ एसिड को भी इंकॉर्पोरेट करेंगे। आपको वीडियो के अंदर जो है राइट साइड पे आपको जो है ये सवाल भी आ रहा होगा, तो आप इस सवाल को देखोगे तो इंशाल्लाह आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा। राइट हैंड में जो है वीडियो में आपको ये सवाल भी मैंने अटैच किया है। अगर आप सवाल में देखो तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस जो है नॉन करंट एसेट का 15,75,000 है। तो आपने क्या करा है कि ओपनिंग बैलेंस आपने 15,75,000 जो है नॉन करंट एसेट के अकाउंट के अंदर जो है एट कॉस्ट में आपने 15,75,000 ये पोस्ट करा, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। उसके साथ उसके रिलेटेड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये जो मैं आपके लिए थोड़ी सी वर्किंग करके रखी है 6,90,000 की, तो आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर जो है 6,90,000 आपने पोस्ट कर दिया 1 जनवरी 2015 का ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। कॉस्ट में कॉस्ट ऐड करी है, डेबिट साइड पे अलाउंसेस क्रेडिट साइड पे होते हैं, यानी ये पिछले साल के जो है एंडिंग बैलेंस से जो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस हुए। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेंगे तो आपके पास नेट बुक वैल्यू आई है। तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस जो है नॉन करंट एसेट अकाउंट का नेट बुक वैल्यू का अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 8,85,000। लास्ट वीडियो में मैंने शायद आपको डिस्कस किया था कि आप लोग दोनों अकाउंट्स को पैरेलल लेके चलेगा, यानी कॉस्ट अलोंग विद देयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसको आप कंपेयर करोगे नॉन करंट एसेट अकाउंट एट नेट बुक वैल्यू। तो आपने ये ओपनिंग बैलेंसेस दोनों ये आपने पोस्ट कर दिए। अब अगर आप सवाल में देखो तो आपके ड्यूरिंग देयर एक आपने न्यू एसेट जो है मेरे ख्याल से परचेज करा है, न्यू एडिशन हुआ है। कितने का एडिशन हुआ है? अगर आप देखो तो न्यू एडिशन जो परचेज हुआ है आपके पास 3,25,000 का हमने ये एक एडिशन कर दिया। 3,75,000 का एक एसेट जो है एडिशन हुआ है। आपके पास एक नॉन करंट एसेट आपको पता है वो आपने नॉन करंट एसेट अकाउंट एट नेट बुक वैल्यू में भी पोस्ट कर दिया, और न्यू एडिशन आपने 3,75,000 जो है नॉन करंट एसेट अकाउंट एट कॉस्ट में भी आपने पोस्ट कर दिया। 3,75,000 एडिशन जो है एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। लेकिन अगर आप सवाल में आओ तो आपके पास जो है इसी साल ड्यूरिंग ईयर आपने एक एसेट को डिस्पोज ऑफ करा है। अब बच्चों क्या हुआ है, कभी कभार आपके पास पीआरसी 4 के सवाल के अंदर ऐसा भी होगा कि बहुत सारी जो है कैलकुलेशन में आपको रिवर्स वर्किंग करके जाना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस सवाल के अंदर आपको जो डिस्पोज ऑफ मशीन है उसकी मार्केट प्राइस बताई गई थी कि 4,10,000 रुपए की जो है वो हमने एसेट को डिस्पोज ऑफ करा है विद अ फेयर मार्केट प्राइस ऑफ 4,10,000। और तो आपके पास इस सवाल के अंदर जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है उसकी रिवर्स वर्किंग करके आपको कुछ चीजें फाइंड आउट करनी होगी। डिस्पोजल अकाउंट की अगर हम लास्ट वीडियो आपने देखी हो तो उसमें आपके पास 4 स्टेप फॉर्मूला था जिसके अंदर कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करते हो तो नेट बुक वैल्यू आता है। नेट बुक वैल्यू को आपने जो है कंपेयर करना होता है जब मार्केट प्राइस है तो लॉस और गेन आता है। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोग जो है इस सवाल के अंदर दे हैव गिवन यू द गेन ऑन डिस्पोजल जो है 30,000 का हुआ था और मार्केट प्राइस 4,10,000 की दी थी। अगर आप 4,10,000 में से 30,000 डिफरेंस दो तो नेट बुक वैल्यू जो है डिस्पोज्ड ऑफ मशीन का नेट बुक वैल्यू आया है 3,80,000। उस 3,80,000 को हमने जो है ये ऊपर पोस्ट किया, यानी इधर से हमने फाइंड करा और फिर इसको 3,80,000 को हमने ऊपर नेट बुक वैल्यू में पोस्ट किया, और डिस्पोज ऑफ मशीन के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको सवाल के अंदर गिवन है, दैट इज 1,75,000। अगर आप नेट बुक वैल्यू में याद रख लो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करोगे तो आपके पास जो है कॉस्ट ऑफ डिस्पोज ऑफ मशीन 5,55,000 जो है हम लोग ये रिक्वायर्ड में फाइंड आउट कर लेंगे। सर इसको निकालना क्यों जरूरी है? बच्चों ये 5,55,000 जब कॉस्ट ऑफ डिस्पोज ऑफ मशीन पता चलेगा तो जब जाके हम डिस्पोजल अकाउंट में नॉन करंट एसेट अकाउंट में डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कॉस्ट में कॉस्ट को पोस्ट करना होता है, याद रख लो। सबसे बड़ा ब्लंडर कितने स्टूडेंट ने इधर नेट बुक वैल्यू रख दिया, हालांकि कॉस्ट के अकाउंट में याद रख लेना कॉस्ट के अकाउंट में हर चीज कॉस्ट पर ही जाएगी। यानी आपने इधर कॉस्ट पे कॉस्ट रख दिया, उसके रिलेटेड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो कि दिए हुए थे 1,75,000 वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड पे डाला। जब एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया है तो उसके अलाउंसेस को भी आपको डेबिट करना यानी उसको खत्म करना लाजमी है। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो गया, नेट बुक वैल्यू आई दैट इज 3,80,000। तो आपको नॉन करंट एसेट अकाउंट एट नेट बुक वैल्यू में 3,80,000 यानी कि याद रख लीजिएगा
डिस्पोजल अकाउंट में, नॉन करंट एसेट अकाउंट एट नेट बुक वैल्यू में आपको नेट बुक वैल्यू ही पोस्ट करनी है। अब आगे देखो, यानी इस सवाल के अंदर ड्यूरिंग द ईयर एक नॉन करंट एसेट हमने नया परचेज भी करा है, इन द मीन टाइम इसी ड्यूरिंग द ईयर हमने एक नॉन करंट एसेट जो है डिस्पोज्ड ऑफ करा है, जिसकी सारी डिटेल लिख दी। साथ साथ मैंने इसको थोड़ा सा भारी सवाल बनाया है, और अगर आपको स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पे जो सवाल दिख रहा होगा तो उसमें आप देखोगे इसके अंदर आपको एक एक्सचेंज ऑफ एसेट का भी डेटा आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप उसके अंदर सवाल में देखें तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें जो है वो मिसिंग होगी, और अगर आपने एक्सचेंज ऑफ एसेट का डेटा आपको याद हो तो 5 स्टेप फॉर्मूला में आपको कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन की कॉस्ट दी हुई है, और ट्रेड इन अलाउंस उसने सवाल के अंदर गायब किया हुआ है। ट्रेड इन अलाउंस आपको सवाल के अंदर गिवन नहीं था। अब जरा देखो इसके अंदर अगर हम रिवर्स चले, ट्रेड इन अलाउंस जो है वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रेड इन अलाउंस। सर ये क्यों मालूम करना, और इन्होंने बैलेंस पेड इन कैश दिया हुआ है। अगर आप मेरे लास्ट रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में देखोगे, वीडियो लेक्चर में, तो हमने एक्सचेंज ऑफ एसेट को बड़ी डिटेल में 5 स्टेप फॉर्मूले में पढ़ा था। तो न्यू मशीन में से जब ट्रेड इन अलाउंस माइनस करते हो तो बैलेंस पेड इन कैश आता है। तो बैलेंस पेड इन कैश मेरे ख्याल से सवाल के अंदर देखो, अगर आप देखो तो 1 लाख रुपए दिया हुआ है, और न्यू मशीन जो आपने जो एक्सचेंज में लिए वो 5 लाख रुपए की लिए। तो अगर डिफरेंस देखो तो ट्रेड इन अलाउंस आपके पास 4 लाख रुपए आ गया। अब ये 4 लाख रुपए जो आपके पास आए हैं, आपने इस ट्रेड इन अलाउंस जो आपने इधर से फाइंड आउट करा है, इस ट्रेड इन अलाउंस को आपने ऊपर जाके पोस्ट करा। इसलिए कि हमने पढ़ा था ट्रेड इन अलाउंस को नेट बुक वैल्यू से माइनस करा तो आपके पास लॉस ऑन एक्सचेंज आ गया। लॉस ऑन एक्सचेंज सवाल के अंदर आई थिंक 25,000 का दिया हुआ है। 25,000 आपको लॉस ऑन एक्सचेंज दिया हुआ है। अगर आप 25,000 है और ट्रेड इन अलाउंस 4 लाख है, तो 4 लाख में से क्या माइनस किया जाए कि लॉस ऑन एक्सचेंज 25,000 नेगेटिव में है, यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ एसेट में हमने जो एसेट एक्सचेंज करा है उसकी नेट बुक वैल्यू 4,25,000 रुपए है। उसकी एक्सचेंज ऑफ एसेट की 4,25,000 हो गई है। अब आपको उसकी कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट की जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो लास्ट में आपने कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन जो है, जो कि एकदम फिर जो है अननोन थी, लेकिन हमने नेट बुक वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज 4,25,000 रुपए। और उस एक्सचेंज ऑफ एसेट में जो आपने एक्सचेंज करी है उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सवाल के अंदर आपको गिवन है, दैट इज 1,50,000। अगर आप 4,25,000 में 1,50,000 को जमा करो तो आपके रिवर्स वर्किंग में जो एक्सचेंज ऑफ एसेट में जो मशीन गई है तो उसकी कॉस्ट आपकी 5,75,000 आपने ये फाइंड आउट कर लिया, जो कि आप मेरे ख्याल से कॉस्ट के अकाउंट में एक और डिस्पोजल अकाउंट डालोगे। कॉस्ट में फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉस्ट ही आएगी, दैट इज 5,75,000। और इन द मीन टाइम एक न्यू एडिशन हुआ है, इसलिए एक्सचेंज में हम एक पुरानी मशीन देते हैं और नई मशीन हम जो है इसके साथ जो है लेते हैं। तो जो न्यू मशीन आई है वो 5 लाख की आई है। जो न्यू मशीन आपने परचेज करी है वो 5 लाख रुपए की लिए, और जो आपके पास से गई है वो 5,75,000 की गई है। लेकिन साथ साथ याद रख लो, जो एसेट जो एक्सचेंज कर रहा है तो उसके अलाउंसेस को भी खत्म करना तुम्हारे लिए जरूरी है, और उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,50,000 सवाल के अंदर गिवन थे। अब अगर आप उसकी नेट बुक वैल्यू देखो तो वो 4,25,000 आ रही है। 4,25,000 को आपने जाके नॉन करंट एसेट अकाउंट के नेट बुक वैल्यू में डाल दिया। याद रखिएगा, नेट बुक वैल्यू अकाउंट में सारी चीजें नेट बुक वैल्यू में जाती है, कॉस्ट में कॉस्ट जाती है, अलाउंसेस में अलाउंसेस जाता है। अगर आप देखो तो तकरीबन हमने ये सारी चीजें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। लास्ट हमारे पास जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करना है। और अगर देखो हमारे पास इस एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर अगर आपको राइट साइड में जो सवाल दिख रहा है तो लिखा होगा, इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू चार्ज a full year depreciation in the year of purchase but none in the year of sales। और कंपनी यूज करती है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कंपनी ने जितनी भी एडिशन करी है, मैंने थोड़ा सा सवाल आसान बनाया है, अगर इसके अंदर जो है डेट्स को और डाल दिया जाए तो मतलब और मिर्च मसाला और बढ़ जाएगा माशाल्लाह। तो इसके अंदर जो है मैंने थोड़ा सा आसान रखा है। और ये न्यू एडिशन जो न्यू एसेट जो परचेज करा है इसको भी पहले इधर हम पोस्ट कर दें, एक्सचेंज में न्यू मशीन आई है 5 लाख। अब लास्ट में आपको जो है डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। अगर आप 1575, 375 और 5 लाख को जमा करो तो आपके पास ये कुछ बन जाता है, कितना हुआ अमाउंट, 1575 प्लस 375 प्लस 5 लाख, 2450
24,50,000 जो है आपका टोटल आ रहा है। 24,50,000 में से 5,55,000 और 5,75,000 माइनस करा तो आई थिंक 13,20,000 का बैलेंस बच रहा है। नॉन करंट एसेट अकाउंट की कॉस्ट का बैलेंस बच रहा है 13,20,000। अब इसमें लिखा हुआ है द कंपनी यूज 10% स्ट्रेट लाइन मेथड और पॉलिसी है, इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू चार्ज अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। इससे डजंट केयर अबाउट इट कि वो कब भी आपने मशीनें जो है परचेज करी है जो न्यू एडिशन है और वो कब सोल्ड आउट हुई है, और जो एसेट डिस्पोज हो गए उनके आपको डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, और जो न्यू एडिशन हुए उसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दो। तो इसके लिए याद रखिएगा बात, एंडिंग बैलेंस में आंखें बंद करके उसका परसेंटेज ले लेना, वही डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन अगर मंथली कैलकुलेशन होता तो कुछ सिनेरियो डिफरेंट होता, फिर वो बड़ा मुश्किल तरीके से डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना पड़ता। ये 13,20,000 का आपने 10% लिया तो 1,32,000 इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2015। तो हमने इनडायरेक्ट मेथड में एंट्री पड़ी होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1,32,000 आपने इधर पोस्ट कर दिए, और डायरेक्ट मेथड में जो आपके पास एंट्री पास होती है वो होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और नॉन क्रेडिट एसेट अकाउंट क्रेडिट वैल्यू 1,32,000 यू हैव टू सपोज टू राइट इन क्रेडिट साइड। अब लास्ट में हमने नॉन करंट एसेट अकाउंट का जो कॉस्ट का बैलेंस निकाल लिया था, तो हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का एक बैलेंस निकाल लें 6,90,000 में 1,32 हम ऐड करें तो ये 8,22,000 आपका ये बैलेंस आया। 8,22,000 में से दोनों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आपने माइनस करा तो आपका 497,000 जो है एंडिंग बैलेंस आ रहा है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। तो सर ये किस तरह से रिकंसाइल होता है? अगर हम नॉन करंट एसेट अकाउंट के नेट बुक वैल्यू पे जाएं तो 885 प्लस 375 प्लस 5 लाख, ये कितना आ गया आपके पास? 885,000 176,000 17,60,000 17,60,000 में से अगर सारे स्टूडेंट्स अगर 380 माइनस 425 माइनस 1,32,000 तो आपके पास 8,23,000 8,23,000 जो है नॉन करंट एसेट अकाउंट एट नेट बुक वैल्यू का बैलेंस पता चला है। लास्ट में आप पेपर में जरूर उसको वेरीफाई कर लेना। 13,20,000 13,20,000 जो है आपका नॉन करंट एसेट का अकाउंट के कॉस्ट का बैलेंस आया था, और एंडिंग बैलेंस 497,000 इसमें से माइनस कीजिए तो मेरे ख्याल से 823,000 आ गया। ये एक वेरिफिकेशन है आपका कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,23,000 और वो आपके नॉन करंट एसेट अकाउंट एट नेट बुक वैल्यू के एंडिंग बैलेंस से टैली होना चाहिए। मेरे ख्याल से इससे बड़ा सवाल नहीं आ सकता जिसके अंदर हमने डिस्पोज ऑफ मशीन भी करा है, न्यू एडिशन भी करा है, और साथ साथ हमने एक एक्सचेंज ऑफ एसेट को भी इसके साथ इनकॉर्पोरेट करा है। लास्ट में अगर आपका डिस्पोजल अकाउंट की बात करी जाए तो अगर सबसे पहले जो एसेट आपने डिस्पोज करा था तो मशीन कॉस्ट सारे स्टूडेंट्स को पता है 5,55,000 जो है वो डेबिट साइड पर आती है। कैश प्रोसीड आपको 4,10,000 रुपए सवाल के अंदर गिवन था, पहले से दिया हुआ था, और अगर आप देखो तो गेन आपके पास जो है डेबिट साइड पर आती है, दैट इज गेन ऑन डिस्पोजल। ये पहले वाले एसेट का डिस्पोजल अकाउंट बना है तो गेन आपके पास 30,000 रुपए ये आ गए, और उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 1,75,000 आ गया। ये पहली वाली मशीन का डिस्पोजल अकाउंट बन गया। इन द मीन टाइम ये आपके पास पहली मशीन का रिकंसाइल हो गया। अगर आप ट्रेड इन अलाउंस वाली दूसरी मशीन का देखो तो आपके पास जो मशीन कॉस्ट थी दूसरी मशीन का, अगर आप डिस्पोजल अकाउंट बनाए, मैं एक ही टी अकाउंट के अंदर दोनों बता दे रहा हूं, तो मशीन कॉस्ट जो आपके पास थी वो 5,75,000 थी, वो आपने डेबिट साइड पे लिखा। ट्रेड इन अलाउंस जो आपको एक्सचेंज के अंदर जो हम जो है कैश प्रोसीड की जगह पे क्या लिखते थे, ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन अलाउंस जो आपके पास आया वो 4 लाख रुपए आ गया, और आपके जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थे इसके अंदर वो आपके पास थे 1,50,000 1,50,000। और इस इवेंट में मेरे ख्याल से आपको लॉस हुआ था, तो लॉस ऑन एक्सचेंज जो है वो आपके पास क्रेडिट साइड पे आ गया, दैट इज 25,000। तो ये 4 5 5.5 5,75,000 इधर आ गया, 5,75,000 ये हो गया, तो ये भी अकाउंट एक नील हो गया। ऊपर वाला एक जो है डिस्पोज ऑफ मशीन अलग है, ये एक्सचेंज वाले थे।
तो इट्स ऑल अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। होपफुली आपको बहुत अच्छी तरीके से ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है इंशाल्लाह समझ में आ गए होंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।